लैम्बर्ट बियट लॉ की कुछ सीमाएं होती हैं। इसमें एक तो मोनोक्रोमेटिक लाइट की आवश्यकता होती है जो सिंगल वेवलेंथ वाली होनी चाहिए। दूसरा, इसमें यह केवल डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर ही एप्लीकेबल होता है। अगर कंसंट्रेशन अधिक है मॉलिक्यूल्स की तो हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं होता, यानी लैम्बर्ट बियट लॉ उस पर फेल हो जाता है। दूसरा, टेम्परेचर कंट्रोल हमको रखना पड़ता है, तो वह भी संभव नहीं है पूरी अभिक्रिया के सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर को कंट्रोल करना। किसी भी प्रकार से विलयन जो है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, बहुत क्लियर विलयन चाहिए। तो यह कुछ लिमिटेशंस हैं। उसमें किसी प्रकार का आयनन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोलिसिस नहीं होना चाहिए, जो कि कई बार हो जाता है। तो इस प्रकार से लैम्बर्ट बियट लॉ की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रा का एनालिसिस किस प्रकार किया जा सकता है। तो जो स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होता है वह ट्रांजिशंस पर निर्भर करता है। ट्रांजिशंस कितने प्रकार के होते हैं, यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमें समझना होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हम सभी इसके बारे में जानते हैं, सिग्मा, पाई और नॉन बॉन्डिंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हम किसको कहते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक अणु जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। सी बॉन्ड सी, सी बॉन्ड एच, सी बॉन्ड एन, सी बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा कहलाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स किन्हें कहते हैं? जो पाई ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और यह मोस्टली डबल बॉन्ड के रूप में किसी भी अणु में उपस्थित होते हैं। हम समझ सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड सी, जितने भी मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उन 2 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड तो सिग्मा है और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाता है। और यह जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका जब ट्रांजिशन होता है तब हमें यूवी रेंज में स्पेक्ट्रा मिलता है। तीसरे प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि हेटेरो एटम्स पर उपस्थित होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन्स। ये इस प्रकार के एटम्स हैं जिन पर लोन पेयर के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, यह नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। और हम देख सकते हैं कि इनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है। इनकी स्प्लिटिंग के बाद बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं। एनर्जी लेवल्स अलग अलग होते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी के होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये हम जानते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग से अधिक ऊर्जा के होते हैं और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सबसे अधिक ऊर्जा के होते हैं और यह अस्थायी होते हैं। तो जो ऑर्बिटल्स हैं एंटी बॉन्डिंग, उन ऑर्बिटल्स में वो वेकेंट रहते हैं और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऊर्जा का अवशोषण करके इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर उत्तेजित हो जाते हैं। तो जो ऊर्जा का अवशोषण होता है बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का ऊर्जा के अवशोषण के द्वारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर एक्साइट होना, यह रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड है लैम्बर्ट्स बियट लॉ पर, और इस रीजन के अंदर यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मॉलिक्यूल्स में वो उत्तेजित होते हैं और हायर ऑर्बिटल्स में जाते हैं। और जब वह वापस लौट कर आते हैं, जब वो हायर एनर्जी लेवल्स में जाते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और यह ऊर्जा का अवशोषण ही हमें स्पेक्ट्रा के फॉर्म में उन इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस को बताता है। देख सकते हैं हम इस चित्र में कि किस प्रकार से एनर्जी का स्प्लिटिंग होता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
और 5 तरह के ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो इस प्रकार हमारे पास 3 तरह के इलेक्ट्रॉन्स 5 तरह के ऑर्बिटल्स के अंदर अलग अलग तरह के ट्रांजिशंस दिखाते हुए उत्तेजित होकर एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। यही रिस्पॉन्सिबल है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए और यूवी स्पेक्ट्रा के लिए। तो ऐसे सभी अणु, बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है वो यह है कि सभी अणु जिनमें भी किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वह हमें यूवी स्पेक्ट्रा देंगे, पाई बॉन्ड के माध्यम से या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के माध्यम से उसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है और ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है। यही स्पेक्ट्रा हमें देता है। टाइप ऑफ ट्रांजिशंस अगर हम देखते हैं तो टाइप ऑफ ट्रांजिशंस अलग अलग एनर्जी लेवल के डिटेल में हम समझते हैं। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यहाँ पर देखें, सिग्मा बॉन्डिंग सबसे लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल रहता है, पाई बॉन्डिंग उससे ज़्यादा ऊर्जा का होता है, नॉन बॉन्डिंग उससे अधिक ऊर्जा का होता है और पाई एंटी बॉन्डिंग उससे अधिक ऊर्जा का और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सर्वाधिक ऊर्जा का। ऊर्जा स्तर के अंदर अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमें इस प्रकार से ये 5 ऑर्बिटल्स का ऊर्जा स्तर प्राप्त होता है। अब कितने प्रकार के ट्रांजिशन संभव हैं इनको हम डिटेल में देखते हैं। एक संक्रमण तो यह संभव है कि सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के अंदर सबसे अधिक डिफरेंस हमें मिल रहा है यहाँ पर एनर्जी का, यानी डेल्टा E2 माइनस E1, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जिसमें सबसे अधिक अंतर है, तो कितनी ऊर्जा का अवशोषण यह करेगा, डेल्टा E के बराबर। तो सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जो ऊर्जा स्तर में अंतर है यह सर्वाधिक है, अतः यह सबसे उच्च ऊर्जा इसकी होगी, यानी सिग्मा से सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में जाने के लिए सबसे अधिक एनर्जी की आवश्यकता है। उसके बाद पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में उत्तेजित हो सकता है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में उत्तेजित हो सकता है और फिर नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में भी उत्तेजित हो सकता है। और इनका अगर हम ऊर्जा स्तर के रूप में यहाँ पर ऑर्डर लिखते हैं, क्रम लिखते हैं, तो हम देख पाते हैं कि सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का सबसे अधिक ऊर्जा रहेगी, इसमें ऊर्जा का अंतर। नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के लिए उससे कम ऊर्जा की आवश्यकता है, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए उससे कम ऊर्जा की आवश्यकता है और सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता है नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को सबसे कम ऊर्जा का अवशोषण करना होगा। यानी हम दूसरी तरह से यह कह सकते हैं कि सबसे सरल ट्रांजिशन जो है वह है सबसे कम ऊर्जा पर नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे अणु जिनमें हेटेरो एटम्स उपस्थित हैं, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस प्रकार के अगर उसमें किसी भी तरह के एटम्स उपस्थित हैं तो यहाँ पर पाई एंटी बॉन्डिंग, एक तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दूसरा लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी वहाँ पर उपस्थित है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में हो रहा है और यह सबसे आसान ट्रांजिशन है, अतः हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स शीघ्रता से यूवी स्पेक्ट्रा देंगे। तो यूवी स्पेक्ट्रा की यह एप्लीकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम सभी पाठ्य पुस्तकों में समझ सकते हैं और आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
यूवी स्पेक्ट्रा जैसा कि हम देख रहे हैं, लैम्डा मैक्स और इप्सिलॉन के बीच में हमें स्पेक्ट्रा मिलता है और इस स्पेक्ट्रा में हमें पीक्स प्राप्त होती हैं। यह पीक्स C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O के कारण हो सकती हैं, यानी पाई बॉन्ड्स जिस भी मॉलिक्यूल में उपस्थित हैं वह सभी हमें यूवी स्पेक्ट्रा रेंज में अपने स्पेक्ट्रा देंगे। यह किस पर आधारित है? लैम्बर्ट-बियर्ड लॉ पर। और यह क्यों होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर यदि पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो हमें यूवी स्पेक्ट्रा मिलता है। इसे हम और विस्तार से समझते हैं। हम देखते हैं कि किसी भी अणु के अंदर 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यह 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हम किनको कहते हैं? जो लोन पेयर की तरह से किसी भी मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट होते हैं। यह हम समझ सकते हैं जैसे हेटेरो एटम्स हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, हैलोजन्स हैं।